नजीब इस कैंपस से गायब होने के बाद इमरान जी ने अपने पोएम के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया। नजीब के साथ क्या हुआ वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। मैं इमरान जी को स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं भी जस्ट आया था, मैंने सोचा मैं कुछ देर अपने बड़ों को सुनूंगा, लेकिन सीधे मुझे मोर्चे पर लगा दिया गया। आदेश है कुछ सुनाने का। तमाम बड़ी शख्सियतें यहाँ पर बैठी हुई हैं। नजीब की अम्मी भी यहाँ पर हैं, जिन लम्हों का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। मैं पूरे हिंदुस्तान में नजीब की अम्मी की आवाज़ बन करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम मशायरों में, तमाम कवि सम्मेलनों में। और मेरी कोशिश रही कि उस माँ के आंसुओं को पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा सकूँ और शायद कुछ हद तक लोगों को बेदार करने में कामयाब भी रहा हूँ। हाजिर हुआ हूँ जिन चीज़ों के लिए जाना पहचाना जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर वो सब आपको सुनाऊँ। एक नज्म जिसकी वजह से आप सबके बीच खड़ा हूँ। जेएनयू मुसलसल आता रहा हूँ। जेएनयू से एक बहुत अलग सा रिश्ता है। जेएनयू प्रतिरोध की ज़मीन है, बगावत की ज़मीन है, इसलिए जेएनयू पसंद बहुत है। जो भी बगावत के तेवर वाला इंसान होगा उसे जेएनयू हमेशा बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बदनसीबी रही है कि मैं जेएनयू में पढ़ाई नहीं कर सका, जेएनयू का हिस्सा नहीं रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा हूँ। अब यहाँ आकर के महसूस होता है कि काश उन दिनों में इस विश्वविद्यालय का हिस्सा हो पाता तो शायद वैचारिक तौर से, विचारधारा के स्तर पर शायद और बेहतर हो पाता। लेकिन यहाँ की फजाओं में आकर के जो कुछ और थोड़ा बहुत सीख पाता हूँ, उससे हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछली बार आया था तो आज एकदम हालात बदले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी फुलवारी में खड़ा हूं मैं। एड ब्लॉक समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि वीसी साहब ने रवीश जी का वो जुमला जो है बिल्कुल यहाँ पे उतार दिया है कि बागों में बहार है। तो उनका भी शुक्रिया। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए, मुझे लगता है। ये जेएनयू है, ये तलवार से नहीं डरता तो फूलों से क्या डरेगा। आप फूलों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गमले बिछा रहे हैं, लेकिन ये जेएनयू है। यहाँ के बच्चे इन्हीं गमलों के बीच में अपनी बगावत के साथ आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पूरे देश में जैसा ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है, हम नजीब का मातम कर रहे थे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला। हम मिन्हाज का रोना रो रहे थे कि हमें तोहफे में भोपाल मिला। हम उस पर भी तबसरा कर रहे थे कि हमें 125 से ज्यादा मौतें कतारों में लगवा करके दे दी गई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। जेएनयू पिछली बार जब उस दौरान आया हुआ था, जब वो मसला चल रहा था कि आप शटडाउन जेएनयू के हैशटैग चल रहे थे, और इसी जगह पे खड़ा होकर के मैंने एक नज्म कही थी जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुनी गई। हिंदुस्तान के बाहर के मशारों में जहां भी मैं गया लोगों ने फरमाइश करी। उस नज्म को सुनाने के लिए मेरे दोस्तों का हुक्म भी है। जिस तरह से 11-12 छात्रों को फिर से निशाना बनाया गया, और बिल्कुल वही मौका है, वही मौसम है,
जिस तरह से हैदराबाद को टारगेट किया गया था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया था, बिल्कुल वैसे ही मंजर खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपसे जो डर है उनका, वो गाहे बेगाहे निकल करके बाहर आ जा रहा है। और मैं पूरे देश में ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त देश में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। सदन में कहीं भी विपक्ष नहीं बचा है। अगर विपक्ष कहीं बचा है तो वो संस्थानों में बचा हुआ है, वो जेएनयू में बचा है, वो एमयू में बचा हुआ है, वो जामिया में बचा हुआ है, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है। इसलिए वो आपसे कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। लेकिन हैशटैग चलाने वाले लोग, साजिशें करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जेएनयू जिस दिन से बना है तब से आज तक जेएनयू का इतिहास रहा है कि उसने इस तरह की न जाने कितनी ताकतों को झेला है और उनको मुंह की खिला करके उन्हें वापस भेजा है। मैं वो नज़्म सुनाता हूं जो जेएनयू के नाम से मुझसे मंसूब रही। मैं पढ़ता हूं साहब। यहाँ पर एक स्लोगन लिखा रहा है, बोल के लब आजाद है तेरे, उसे जहन में रखिएगा और ये नज्म सुनिएगा कि आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे, कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आपने कभी सोचा है कि ऐसी ऐसी जगहों पे भी एहतजाज के लिए लोग निकल रहे हैं जहां कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जहां कभी ख्वाब नहीं देख सकते थे। मैं सलाम करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन बच्चों को जिनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसी, खून बहा सर से, लेकिन उन्होंने अपने कदम वापस नहीं खींचे। सलाम है उनको जो जेएनयू के लिए, नजीब की तलाश के लिए सड़कों पर निकले हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं एएमयू भी जाऊं, वहां भी बच्चों के बीच में खड़ा होकर के उनका हौसला बढ़ाऊं, उनके साथ नजर आऊं। ये जो चारों तरफ एक हल्की हल्की चिंगारी आपको नजर आ रही है, इसकी जड़ कहां है, इसकी मूल जो बात है वो कहां से निकली है, मैं इस बंद में उसे पिरोने की कोशिश करता हूं। आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। डर उन्हें सिर्फ इस बात से है कि आप बोलते हैं, आप हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं। आप भी गूंगे हो जाएं, आप भी बहरे हो जाएं, तो आप भी उनकी नजर में बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है,
हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, कि इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल 2-4 मिनट है मेरे हिस्से में अभी। एक छोटी सी नज़्म आपको और सुनाना चाह रहा हूँ। जिस मसले से पूरा देश बहुत जूझ रहा है, ये मेरी भी खुशनसीबी है। हर रात किसी न किसी मुशायरे में ऐसा होता है कि हजारों की भीड़ होती है, बड़ा सा स्टेज होता है और बड़ा सा खूबसूरत सा माइक होता है, लेकिन ये जो पूरा ताना बाना है इसे हर जगह मिस करता हूँ। और यहाँ आकर के लगता है कि नहीं, जो मेरे अंदर का सच्चा वाला इमरान है वो उसे आके यही सुकून मिलता है। तो मैं रात मुंबई के मुशायरे में था, मोहित भाई का फोन आया, रवि प्रकाश का, रवि रंजन का, मेरा दोस्त है अनस, उसने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आज का हिस्सा बनना चाहिए। और जब मुझे पता चला कि गौर रजा साहब और प्रभात सर और कुछ और बड़ी शख्सियतें हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि उन तक पहुंचूं, उनके हुजूर खड़ा होकर के कुछ सुना सकूं। आप लोगों को टीवी चैनल्स पे देखता रहता हूं, और जब 6 न्यूज जैसे चैनल आपके बारे में कैंपेन चलाते हैं तो लगता है कि वाकई आप लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का कैंपेन आपके खिलाफ चला रहे हैं। तो सलाम है आप सबको, आपकी जिजीविशा को, आपकी जीवटता को, आपके तेवर को। मैं एक नज़्म सुनाता हूं जो इस बीच पूरे देश में सुना रहा हूं। एक ऐसा अहमकाना फैसला, मैं तो कहूं कि जाहिलाना फैसला, कि पूरा देश कतार में खड़ा है, पूरा देश परेशान है। हालत यह है कि रात को 8 बजे एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से उसी के बच्चे ने झांक करके मां से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मां ने कहा कि नहीं, दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने 5 दिन पहले गए थे, आज लौट के आए हैं, दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालत पैदा करके रख दी है साहब। कतार ऐसी है गांव में कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। बड़े शहरों में बैठ करके टीवी चैनल्स के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि नोटबंदी के फैसले से देश बहुत खुश है। जापान में जाके ये बोला जा रहा है कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। वो जो दुआओं वाले वीडियो हैं अलग अलग भाषाओं में जो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसे वो सुन नहीं रहे हैं, वरना वो बिल्कुल ये न कहते कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। लाइन ऐसी है साहब कि टूटने का नाम नहीं ले रही। गांव में एक आदमी बहुत लंबी सी कतार में खड़ा हुआ था, तो उसका दोस्त पड़ोस से गुजरा, तो उसने कहा कि शहर में है बैंक, तुम यहाँ गांव में लाइन में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है, लेकिन लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा। ऐसा फैसला देश पर थोपा गया है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, और थोड़ा सा आप लोग जुड़ गए हैं, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी सी आपकी और बेदारी शामिल हो, तो मैं हिम्मत करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए
किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी हुई, रात के 8 बजे स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, कागज का टुकड़ा नहीं था उस समय तक, आप बदल सकते थे उसे, नोट अमान्य हो गए थे, बदले जा सकते थे। लेकिन किस तरह से ड्रामेटिक तरीके से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहे हों। सच यही है कि वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन वो जंग इस देश के आम आदमियों की जेब से थी। 500 का जो पुराना नोट था, 1000 का जो पुराना नोट था, उससे तकरीबन 35 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन उस 500 के पुराने नोट से दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी और दूध आम आदमी की है, किसानों की है। सोचिएगा, 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले 2.5 साल में ये कहते हैं कि देश हित में फैसला है। देश हित में फैसले ऐसे नहीं होते साहब, और देश हित का फैसला जो है वो आवाम ने ही उसका ठेका थोड़ी ले रखा है। आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के भाषण में 3 कपड़ा बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े खड़े मर जाएं। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर चुप रहे तो ये वक्त बहुत बुरा है, जो चुप रहते हैं वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज वो चुप हो गए, वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी। मैं नज्म का पहला बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहा तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। 50 दिन पूरे हुए, मैं 46 मिनट तक लाइव सुनता रहा, झेलता रहा कि काश वो ये कह दें कि मैंने काले धन के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी मैं उसमें हार गया, कौन से चौराहे पर आऊं। लेकिन ये छोड़ करके उन्होंने सब भाषण पिलाया, लेकिन कहीं से भी न चौराहे का जिक्र आया, न फांसी पे लटकने का जिक्र आया। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। जेएनयू को सलाम कि आप उस शख्स के शातिर पने को समझते हैं और उसी तेवर के साथ उससे लड़ते हैं, वरना जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, वो उसका शातिरपना नहीं समझ पा रहे हैं। वो शख्स रिश्तों का भी कितना इस्तेमाल करता है कि अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को 4500 रुपया निकालने के लिए कतार में खड़ा कर देता है। आप समझिए कि वो रिश्तों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हद तो यह है साहब कि जब उनकी माताजी पैसे निकालने गई तो लिमिट 4500 थी, वो निकाल करके आई, दूसरे दिन 2000 कर दी गई। उनकी माताजी निकाले तो 4500 और हमारी आपकी माताजी जाए तो 2000। ये भी नाइंसाफी का एक आलम है। मैंने एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर,
पहले ही जज्बात नहीं है, खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं ये बंद पढ़ता हूं साहब कि मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। लाइन में खड़े हो तो भक्तजन आके ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पे खड़ा रह सकता है तो आप देश हित में कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। बिहार में जाके एक जगह यही बात समझाने की कोशिश की, बंदा बिहारी था, उसने पलट के कस के कूट दिया। जब कूट दिया तो भक्त भड़क गया, बोला आप जो है हिंसा पे उतारू हो गए, ये क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, अगर देश हित में सेना का जवान सरहद पे खड़ा रह सकता है तो मैं कतार में रह सकता हूं, लेकिन अगर देश हित में सेना का जवान सीने पे गोली खा सकता है तो आप 10-20 लाख भी नहीं खा सकते। आपको भी खाना पड़ेगा साहब। लोग जाग तो रहे हैं, बेदार तो हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं उस सूबे से आता हूं कि जहां बहराइच में 21 डिग्री टेम्परेचर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा साहब। तो हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। लोग बेदार तो हो रहे हैं, लोग जाग तो रहे हैं। हालांकि वो जो चश्मा है भक्ति का, वो उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेहनतें जारी रखना है, मेहनतों में कमी नहीं करना है। फासिस्ट ताकतों की उम्र बहुत कम होती है, ये भी एक सच बात है। आजकल तो सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत शेयर हो रहा है कि एक तरफ साहब खड़े हैं माइक पर, उनके बगल में छोटे वाले साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि सर हमने भीड़ तो बहुत ज्यादा इकट्ठी की थी, लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरे ने ये हालत कर रखी है। और मुझे तो हैरत होती है कि वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर गया, वो बहराइच में 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। कहते हैं पेटीएम करो, पेट्रोल टंकी पे जाओ, पेट्रोल और डीजल भराओ तो पेटीएम करो। कैसा जाहिलाना फैसला है। हम पिछले 10 साल से पेट्रोल टंकियों पे एक स्लोगन पढ़ते आ रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, विस्फोट हो सकता है। और आप बताइए कि जब विस्फोट हो सकता है तो आदमी पेटीएम कैसे करेगा। हद है जाहिलियत के साथ। पता नहीं कौन है उनके इर्द गिर्द जो उन्हें ये बातें समझा रहा है। मैं बोलता हूं साहब ये मिसरे कि मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट में आखिर में एक बहुत छोटी सी नज्म वो सुनाता हूं, चूंकि नजीब की अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और ये नज्म पढ़ते हुए कहते हुए बारहा रोया मैं। तमाम मुशायरों में हिंदुस्तान के बाहर भी जहां मैं जा सका, मैंने वहां इस नज्म को पढ़ा, अपना एक मिशन समझ के इस नज्म को पढ़ा और सोच रखा है कि जब तक नजीब सही सलामत हमारे बीच में वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस नज्म को पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर पढ़ता रहूंगा। मैं जब 3-4 दिन हुआ था उस हादसे का, उसके बाद मैं आया था एड ब्लॉक ही गुमनाम तरीके से
और उन्हें देख करके, नजीब की अम्मी को देख करके मैं वापस लौट गया था। हिम्मत नहीं हुई थी वहां कुछ देर और बैठ पाने की। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि नजीब की अम्मी जो यहाँ पे रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अगर उनकी जगह मेरी अम्मी होती तो, नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई रवि होता, कोई अशोक होता, कोई अनस होता तो। लेकिन दुनिया चुप है साहब। अपने अपने एसी कमरे में बैठे हुए लोग तबसरा तो कर रहे हैं लेकिन सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। ये मुश्किल दौर है। इस मुश्किल दौर से बहुत हिम्मत से लड़ने की जरूरत है। आपके सब्र का मुसलसल इम्तिहान लिया जा रहा है, आपको झेलाया जा रहा है। लेकिन सलाम फिर जेएनयू को। मैं पूरे देश में ये बात कह रहा हूं कि एक ऐसा बच्चा जिसने एडमिशन लिया, एडमिशन लेकर के वापस चला गया और कुछ दिन बाद वो आकर के हॉस्टल में शिफ्ट होता है। मेरा ख्याल है कि जेएनयू के तमाम बच्चों से उसकी मुलाकात भी सही से नहीं हो पाई रही होगी। लेकिन आप सलाम करिए जेएनयू के उन बच्चों के हौसलों को और उनके आंदोलन को कि एक ऐसे बच्चे की लड़ाई वो पिछले 70-72 दिन से लड़ रहे हैं, जो न सही से उनका दोस्त था, न सही से उसे वो लोग समझ पाए थे। सलाम है जेएनयू की जिजीविशा को। पूरे हिंदुस्तान में शायद कहीं ऐसी नजीर और नहीं मिल सकती। एक सच बात है, जेएनयू शायद इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जेएनयू अपने जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता है, उस तेवर को उसने बरकरार रखा है। मेरा एक शेर है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। इमरान नहीं कह रहा, ये बात जेएनयू कह रहा है कि उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं वो नज्म पढ़ता हूं जो नज्म मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिस नज्म में आपको उस मां की आहें सुनाई पड़ेंगी, उसकी चीखें सुनाई पड़ेंगी, जो कभी हेड ब्लॉक पर, तो कभी जंतर मंतर, तो कभी इंडिया गेट के सामने पुलिस के जरिए घिसटती हुई भी चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं पढ़ता हूं नज्म साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता रहा हूं नज्म, आज उनके सामने पढ़ रहा हूं तो शायद बहुत शर्मिंदा होकर के पढ़ रहा हूं। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि या तो हमारी कोशिशों में कहीं कमी है या हमारी दुआओं में असर नहीं है।
वरना अब तक तो वापस आ ही जाना चाहिए था। मैं हिंदुस्तान की अमन पसंद अवाम से, हर मजहब के लोगों से गुजारिश करता हूं कि उस एक माँ के आंसू को समझिए, क्योंकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, माँ सिर्फ माँ होती है। जिस दिन हिंदुस्तान ये बात समझ जाएगा उस दिन नजीब हमारे बीच में होगा, ये बहुत सच बात है। मैं एक बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश की महोबा की एक जनसभा में कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिला के रहेंगे। मुझे कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। कभी कभी मन करता है कि 7 RCR के बाहर जाया जाए, चीख करके चिल्ला के उनसे कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर सच में आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और अपने भांजे को वापस ला लीजिए, तब तो मैं समझूं कि आपके अंदर सच वाली कोई बात है। वरना ये जुमले तो बहुत आप बोल रहे हैं। सियासत से गुस्सा किया जाए, आखिर किससे किससे गुस्सा किया जाए, कहां कहां चीखा जाए, किसके किसके सामने रोया जाए। मुझे हैरत तो यह है कि अपने न्यूज रूम में 100 करोड़ की उगाही के नाम पर तिहाड़ से लौटे हुए तथा कथित जो न्यूज एंकर हैं, जो नाग और नागिन की खबरें चला करके बता रहे हैं कि जर्नलिज्म यही है, जिन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ पीठ पत्रकारिता में बदल के रख दिया है, उन्हें भी एक रोती हुई मां नहीं दिखाई पड़ रही है, उन्हें एक रोता हुआ भाई नजर नहीं आ रहा है। मैं ये मिसरे उनके नाम करता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। पूरी नज्म इन 4 मिसरों के लिए ही कही और सलाम करता हूं मैं इस मां के जज्बे को, सलाम करता हूं इनके आंसुओं की ताकत को। मां, आप ये मत समझना कि आपके आंसू जाया जा रहे हैं, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। यूं ही नहीं हुआ है नोटबंदी का फैसला,
मैं तो महसूस कर रहा हूं कि आपके आंसुओं ने करवाया है ये फैसला, शुरुआत है ये। मेरे मिस्र सच्चे लगे तो पहुंचाइएगा कुछ दूर किलोमीटर अपने ऐसी कमरे में जो सोए हुए तथा कथित कॉकस बना करके बैठे हुए सियासत के लोग हैं। इमरान का तेवर बोलता है इन मिस्रों में, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, ये उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। हमें इसको पहले खत्म करने की लड़ाई लड़नी है कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।